हाय डियर फ्रेंड्स, आइए सुपर संडे में हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये गणित के अलजबरा सेक्शन का पार्ट 3 यानी मॉडल सेट 3 लेकर आया हूँ। जो अलजबरा में इसके पहले मॉडल सेट 1 में द्विघात समीकरण, बहुपद और ये तीसरा पार्ट आप लोगों का होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 को देखते हुए मैं बना रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अन्य एग्ज़ामों के लिए भी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पार्ट 1 मैं इन प्रश्नों को करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 2 में जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, उसका सॉल्यूशन ऑप्शन से मैं कराऊंगा, इसलिए लिखा हूँ ऑप्शन देखकर उत्तर देना सीखें। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यदि आप चाहते हैं टीआरई 4 में पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 में सिलेक्शन पाना। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 8 दिया है, समीकरण 1, और x घटा वाई बराबर 12 दिया है, समीकरण 2। इसमें दो चर है ना, x और y, और यहाँ भी x और y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये युग्म कहलाएगा। इसके पहले आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जब तक नहीं देगा तब तक इसका हल निकालना मुश्किल रहेगा। अब इसमें आपको x और y का मान अगर बताना हो तो समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा y से y, ये 2x बराबर 12 8 20, 2 से 20 कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। x का मान 10, तो 10 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा? तो आप कहिएगा सर 10 में जोड़ने पे 8 आएगा, बिल्कुल आएगा। -2 को जोड़ के देखिए, यानी y का मान -2 हो जाएगा। आंसर हो गया, x का मान 10, y का मान -2। देखिए 10 और -2 12 हो जाएगा, 10 और 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। संतुष्ट कर रहा है। तो ये सिंपल सवाल था, सवाल पे हम लोग बाद में चलेंगे। जैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा था 2 बॉल और 1 गेंद की कीमत, 4 बॉल और इतने गेंद की कीमत, और पूछ देगा 1 बॉल 1 गेंद की कीमत बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ रहा है। ऑप्शन से बनेगा सब, लेकिन पहले हमें जानना होगा इसका बेसिक कंसेप्ट जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इसका जनरल रूप आप पहले देख लीजिए। जनरल रूप होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 हो जाएगा। a2x जोड़ b2y जोड़ c1 बराबर 0 नहीं भी दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं है, दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। 0 इधर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 आपको कंफ्यूज करेगा, आप 0 नहीं लीजिए। क्या कीजिए? 0 नहीं लीजिए। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब कंडीशन कहता है कि इसके निम्नलिखित परिणामों की आवश्यकता अनुसार इसके कितने हल होंगे कि हल नहीं होंगे, इनके ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ये सब सवाल पूछा जाएगा और इनके आधार पे KO का मान पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कंडीशन कहता है कि यदि A1, ये A1 B1 C1 क्या है आपके मन में डाउट चल रहा होगा, ये वास्तविक संख्याएं हैं, मैंने इनके जगह पे 2, 4, -8, -9 कुछ भी आप रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय। जैसे आप ये भी तो ले सकते हैं √2x जो √3y बराबर में 10, और फिर √2x माइनस का √3y बराबर का 15। तो ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -10,
इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो ये A1 B1 C1 ये सब क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, वहाँ समझाने के लिए चर मान करके हम लोग देख रहे हैं। इसके अंक पे भी मैं बताऊंगा। A1 बटा A2 अगर पहले समीकरण का A1 और दूसरे समीकरण का A2 का अनुपात करें और बराबर नहीं आए दूसरे पहले समीकरण B1 का और B2 के अनुपात के, तो इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। x का मान अगर 2 आएगा तो y का मान 5 आया, तो 2 और 5 को छोड़ के और कुछ x y का मान नहीं आएगा। और इसके ग्राफ के लाइन कैसे होंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक ही बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी, क्योंकि ये अद्वितीय हल हुआ। अद्वितीय हल मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, आपको यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम देना होगा। 20 से 25 मिनट में आप क्लियर कर जाएंगे कि ये सब सवाल बनेगा कैसे। और जितना वो मॉडल सेट के रूप में आप प्रैक्टिस कीजिएगा जो प्रश्न दिया हूँ मैं, और ये टेक्स्ट बुक केसी सिन्हा का जो बुक मैं बार बार दिखाता हूँ कि यहीं से प्रश्न बन रहा है बीपीएससी टीआरई में, तो चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 10 हो, स्पेशली 11 12 का अलग हो जाता है सिलेबस, लेकिन जनरल पेपर में उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जब A1 बटा A2 अगर बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो उस केस में अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, और एक दूसरे को रेखा सिर्फ एक बिंदु पे काटेगी ग्राफ के। तो देखिए यहीं पे पहला केस, अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो पहला केस देखिएगा, यहाँ रैखिक समीकरण युग्म A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा। एक हल, समान हल नहीं, एक हल का मतलब हुआ कि x का कुछ मान आएगा, y का कुछ मान, उसको छोड़ के कोई मान उसको समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट देखिए, ये तो कंडीशन दिया है। 2 नंबर पॉइंट कहता है, यहाँ बड़ा लिख देता हूँ मैं, A1 बटा, इधर कर देता हूँ इसको, A1 बटा A2 बराबर जब नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो उस केस में जो समीकरण अद्वितीय हल तो होगा ही होगा, संगत होगा। समीकरण कैसा होगा, यहाँ संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। इसका हल होगा और हल अद्वितीय होगा, एक हल होगा। और ग्राफ का लाइन कैसी होगी, तो देखिए यहाँ प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। निरूपित करने वाले रेखाएं, इसको बाद में जिक्र हम लोग कर लेंगे, तो मैं इसी के साथ जिक्र करते चल रहा हूँ कि मतलब अगर आपका कोई ग्राफ है, ग्राफ और कोई समीकरण का रेखा ऐसे गया और दूसरी रेखा मान लीजिए आपका ऐसे आया, एक ही बिंदु पे काट रहा है एक दूसरे को, तो ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। और ये आपका समीकरण कैसा होगा, तो संगत होगा। कैसा कहेंगे, संगत। यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए। पहला केस में तो आप जान गए कि संगत। दूसरे केस में देखिए, संगत होगा और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब, जब तीनों कंडीशन बराबर होंगे, यानी A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अगर तीनों ये बराबर हो जाएंगे तो अनंत हल होंगे, और माने अनेक हल होंगे, और ये भी समीकरण कैसी होंगी, संगत होंगी। और इस स्थिति में रैखिक समीकरण जो है आश्रित होंगी। क्या होंगी, आश्रित होंगी। और इसके ग्राफ का लाइन, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ हो गया, अगर एक रेखा, एक समीकरण का रेखा ऐसे जा रहा है तो दूसरा भी इसी पे चला जाएगा, यानी संपाती हो जाएगा। इसके ग्राफ का लाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। तो ग्राफ की रेखा कैसी होंगी, संपाती, एक दूसरे पर अर्धेरोपित। हर एक पॉइंट पे इसका हल मिलेगा, यानी अनंत हल।
तीसरा कंडीशन कहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और देखिए यहाँ कंडीशन दे रखा है आपको 3 नंबर में, क्या कहता है, इस स्थिति में सेकंड युग असंगत होंगे, और ये कोई हल जब नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और इसकी ग्राफ की लाइन क्या होगा, तो ये समानांतर हो जाएगा, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो वही चीज़ यहाँ तीसरे कंडीशन में आपको दे रखा है। तीसरे कंडीशन में यहाँ भी तीसरा देख लीजिए, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के। अब आइए मैं अंक पे एक चीज़ मैं दे के बताता हूँ। जैसे ये 5x - 4y बराबर में 10, 10x माइनस का 8y और बराबर का 20, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। आपको बताना है कि इन दोनों ये समीकरण युग्म का हल कितना होगा, हल करना नहीं है, हल कितना होगा। तो देखिए यही चीज़वा A1 है 5, ये -4 B1 है और ये 10 C1 है। मैं बराबर के उधर ले गया, इधर लाऊंगा तो माइनस आएगा, तो ये भी तो माइनस आएगा ना, ई केस भी तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए C1 मान लिया उसको डायरेक्ट। ये A2 है, ये B2 है -8 और ये C2 है। यही वास्तविक संख्या की मैं बात कर रहा था। अब देखिए 5/10 A1/A2, अभी बराबर बराबर नहीं लिखता हूँ, B1/B2 -4/8 और C1/C2 10/20। माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये काटेंगे तो 1/2, ये भी काटेंगे तो 1/2, ये भी काटे तो 1/2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। तो इस केस में कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ग्राफ का लाइन कैसा होगा, तो संपाती होगा। यही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लीजिए कि मैंने दिया x - y बराबर 15 और x + y बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। समीकरण 1, समीकरण 2। बताना है कि इस समीकरण निकाय का कितना हल होगा। या कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, y के पहले -1 छुपा है, या y के पहले 1 छुपा है। जब कोई भी अंक न दिखे किसी चर में, चर में, ये सब तो अचर राशि हो जाएगा, तो वहाँ 1 छुपा रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। 1/1 A1/A2, और यहाँ देखिए -1/1, तो ये तो -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। तो A1 नहीं, अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 15/5। तो जब दूसरा ही कंडीशन हमको मिल गया कि बराबर नहीं है, तो इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, और ग्राफ की रेखा एक बिंदु पे काटेगा, और साथ ही साथ ये संगत समीकरण है। ठीक, सॉल्यूशन करना मैंने बताया था, क्या करना था, x - y बराबर, मान लीजिए यहाँ पे 8 ले लिया है, x + y बराबर 10 ले लिया, x y का मान पूछा, तो देखा कि मैंने ये दोनों चर बराबर है और ये माइनस है, ये प्लस है, तो जोड़ दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये जोड़ा x में x जुटा 2x, ये तो ख़त्म, और ये 10 में 8 जुड़ा 18, 2x के गुना में उधर जाके भाग, यानी 9, x का मान 9, तो y x में से कितना घटेगा कि 8 आएगा, तो y का मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 घटाओ y बराबर 8, y इधर जाएगा 8 इधर आ जाएगा, 9 घटाओ 8 बराबर y, तो y का मान 1 हो जाएगा। देखिए x का मान आपका आया था 9, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा, 9 में 1 जुटेगा 10 होगा, आंसर सही है। तो ये A1 A2 क्या है तो आप समझ गए होंगे। अब ये कंडीशन भी आप समझ गए हैं खूब अच्छे से, भली भांति। नहीं समझे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में फिर मैं
प्रश्न जब कराऊंगा जो टीआरई में पूछा हुआ है वहाँ थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, आगे भी समझा दूंगा यहीं पे। अब देखिए ये कितना ज़बरदस्त प्रश्न दिया है। कहिएगा सर आप जो कंडीशन बताए उसमें से तो कोई सा कंडीशन नहीं दिया है। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, A1B2 गुना जाके होगा ना, बराबर नहीं होगा A2B1 तो यही केस को ये इस रूप में लिखा है। देखिए A1B2 बराबर नहीं है A2B1, इसी केसवा को गुना करके लिखा है। तो कितना हल होगा, अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। देखिए कितना घुमा के प्रश्न पूछा पहला ही। अब आप सोचिएगा मैंने तो कंडीशन पढ़ा था कुछ और, ये दिया कुछ और। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ना मेरे भाई। इसके बाद में देख लीजिए बायोलॉजी का पूरा जो क्लास 10th का है चैप्टर, मैं उसका पूरा नोट्स अपने इस चैनल पे बना रहा हूँ और आपको इस तरह से पेश करूँगा कि जहाँ से भी प्रश्न पूछे आप धड़क धड़क मारेंगे। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का वेट कीजिए। बिना फीके मैं वादा करता हूँ कि जितने भी साथी इस चैनल पर विश्वास करके जुड़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अगर उनका रिजल्ट नहीं हुआ तो समझिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये सोच करके मैं पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। दूसरा प्रश्न देखिए, ये समीकरण दिया है, के का मान पूछा है अनगिनत हल के लिए। अनगिनत हल वाले केस में क्या होता था, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, और ये भी बराबर होगा C1/C2 के। तीनों कंडीशन में ये अनगिनत हल के लिए बराबर होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि सर A1, A2, A3 अब कहाँ से ला रहे हैं। तो x का जो गुणांक है A1 है, A1 का यहाँ मान कितना हो जाएगा 1, कुछ नहीं दिया है तो। B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का y का गुणांक 2 दिया है तो 2। C1 का मान कितना हो जाएगा तो 3। ओके, अब देखिए A2 का मान कितना होगा, थोड़ा बड़ा लिख दिया हूँ, इधर लिख देता हूँ। A2 का मान कितना होगा, दूसरे समीकरण में आ जाइए, 5। B2 का मान कितना होगा, तो देखिए कितना है, y का गुणांक क्या है, k है, इसी का तो मान बताना है। और C2 का मान कितना होगा, तो ये 15 है। कंडीशन लिखिए, पूरे कंडीशन लिखिए, चलिए, जबकि 2 कंडीशन से भी आ जाता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो 2 ही कंडीशन से आ जाता, B1 का मान 2 और B2 का मान कितना k। C1 का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ C1 का मान कितना है 3 और C2 का मान कितना है 15। 3 पचे 15 होगा, कट गया, ऊपर 1 बचा, के जाके गुना होगा इसमें, ये जाके गुना होगा 2 में, तो के में 1 से गुना होगा तो के या 5 दूनी 10। के का मान ऑटोमेटिक निकल के चला आया, देख लीजिए, और 10 ऑप्शन में कहीं है तो बी नंबर में है, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में अनगिनत हल के लिए ही ए का मान पूछा है। A1 का देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपको परोस दे रहा हूँ, सब खाना वाना पका के परोस देता हूँ, आपको केवल खा लेना है। देखिए तीसरे प्रश्न में A1 का मान कितना है, पहले समीकरण में देखिए, और ये थोड़ा सा थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया प्रश्न को। A1 का मान है 10, B1 का मान कितना है तो 5, y का गुणक ये +5 है, देखिए चिन्ह पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस पे। और C1 का मान कितना है तो 1-5, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे समीकरण में देखिए, ये उधर लेके चले जाइएगा a को, तो +a हो जाएगा। A2 का मान कितना है, बना ही देता हूँ मैं 20, क्योंकि थोड़ा घुमा दिया है प्रश्न को। B2 का मान कितना है, B2 का 10,
और C2 का मान कितना है, तो इधर आया है तो माइनस से उधर जाएगा तो प्लस A हो जाएगा। प्रश्न अब बन जाएगा आसानी से। B1/B2 5 दूनी 10, 1/2 होगा। और C1/C2 1 घटाओ 5 आ बटा में A इधर गया A, आइए 2A आ माइनस 10, ये 10 इधर आ जाएगा, A जाके 2A में से घट जाएगा, A बराबर इसका भी 10 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका भी जवाब प्लस का 10 होगा। माइनस का 10 भी दे रखा है, गड़बड़ यहीं कराता है। ऑप्शन देखिए कितना नज़दीक दे रखा है। एग्ज़ाम ड्यूटी चल रहा है मेरा 12th वाला, नहीं तो आपको अभी तक 3-4 मॉडल सेट तो मिल ही गया होता, ट्रिगोमेट्रिक तक तो हम लोग पहुंच ही गए होते। थोड़ा एग्ज़ाम लेने के बाद, दोनों शिफ्ट ड्यूटी करने के बाद काफ़ी सिर दर्द होने लगा, जिसके कारण से आज संडे था तो फ्री था, फ्रेश होकर के सोचा आज ही दे दूं ये मॉडल सेट। नहीं तो आप कितना वेट कीजिएगा, जितना लेट कीजिएगा उतना पीछे जाइएगा। तो लेट नहीं कीजिए, जुड़िए इस चैनल से और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथी भी वंचित ना रहें कि कोई चैनल आया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने चीज़ों को इतने अच्छे से पेश कर रहा है। उसके बाद कोशिश करूँगा बहुत जल्द आप लोगों का प्यार दुलार मिला तो स्मार्ट बोर्ड, और उसके बाद आप लोगों से पेड कोर्स यानी फ़ी भी लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तीसरा, ये चौथा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। फिर A के मान के लिए समीकरण निकाले, अद्वितीय हल, यानी अब केवल एक ही कंडीशन लागू होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यही कंडीशन पे अद्वितीय हल का मतलब ये कंडीशन हुआ। देखिए क्या क्या दे रखा है। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। आप लोगों के लिए छोड़ूं ये प्रश्न, कर लेंगे, देखते हैं कितने हमारे साथी इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। फिर अगला प्रश्न का अनंत हल के लिए एक एक मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना का शून्योत्तर हल है। देखिए कैसे भाषा बदला, यहाँ एक भाषा मिला हमको, ये हटा देते हैं। शून्योत्तर हल, शून्येतर मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। शून्येतर हल का मतलब होता है कोई हल नहीं, और उस केस में A1/A2 बराबर हो जाता है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो यही चीज़ यहाँ पूछ रहा है। ओके, तो A का मान जिसके लिए समीकरण निकाय का शून्योत्तर हल है, आप जवाब दीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। A1 देखिए, A1/Q इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों में दिखा रहा है। और देखिए सीधे आप देखिए A1/A2 नॉट बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा, जीरो हल होगा। के का वह मान समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए, तो देखिए A1/A2 सीधे डायरेक्ट लिखिए K/3 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि A1/A2 बराबर कोई हल ना हो, अरे बाप रे बाप, बराबर हो, कोई हल ना होने के लिए लास्ट केस ना बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ B1 2 है और B2 कितना है, B2 कितना है, यहाँ देखिए 1 है, तो 3 दूनी 6 आ के कम के बराबर 6, कितना जल्दी आंसर आ गया। लेकिन इस केस में देखिए 8 नंबर वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x प्लस 2y बराबर 5 3x प्लस वाई बराबर 2 का एक अद्वितीय हल होगा। यानी इस केस में A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, बराबर नहीं होना चाहिए 8 नंबर वाले में। और यहाँ देखिए A1 का मान क्या दे रखा है, x का गुणांक क्या है k, B1 का मान क्या दे रखा है दूसरे समीकरण में, ये चाहे पहले ही समीकरण में 2 दे रखा है। A2 का मान क्या दे रखा है 3 है। B2 का मान क्या दे रखा है, यहाँ भी 1 है। C1 का मान देखा जाए तो 5 है, C2 का मान 2 है, तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। A1/A2 A1/A2
k/3 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 2/1 गुना हो गया। k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। देखिए उत्तर दिया है यहाँ, तो ऑप्शन में भी ये दिया रहता ऐसे, k बराबर होना चाहिए 6 के, k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, तो किस पे आप टिक करते? इस पे। अगला प्रश्न 9 नंबर, x और y में एक रैखिक समीकरण का आलेख क्या है? तो एक सरल रेखा हो जाएगा ये। अब बाकी आप देख लीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा इन सभी का, कोई हल नहीं है। CBSE 2009 में पूछा हुआ प्रश्न था। प्रश्न ये काफ़ी पूछा जाता है कंपटीशन में। फिर यहाँ भी देखिए प्रैक्टिस सेट के लिए, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ए का मान ज्ञात करें यदि इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो देखिए फिर से यहाँ डायरेक्ट आंसर यहाँ पे a1/a2 1 और यहाँ क्या है 5, 1/5 a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के में 1 से गुना हुआ k और 5 में 2 से गुना हुआ 10, k का मान क्या हो जाएगा 10 है आंसर। तो यही चीज़ मैं बोला कि आपको करना होगा, और ये चीज़ कंडीशन भी मैंने बताया, और ये आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रश्न है, आप इसे कीजिए। कितना नंबर प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। उसके बाद मैं जो पार्ट 2 लाऊंगा, इसका पार्ट 2 उसमें मॉडल सेट के रूप में ही लाऊंगा, जिसका मास्टर वीडियो होगा इस वीडियो का, और उसमें जो पूछा हुआ है TRE 1 2 3 में, 1 2 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, कैंसिल एग्ज़ाम में, सभी प्रश्नों का निचोड़ होगा। और उसके साथ जो आपको यहाँ नहीं समझ में आया उसको भी मैं बता दूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न जो तीनों को मिला के मास्टर क्लास करूँगा मैं, बहुपद, द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे 5-5 प्रश्न, और आपके लिए वो मॉक टेस्ट जाएगा कहाँ एग्ज़ाम। तो आप उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से मैं बता देता हूँ, और 10th वाले हमारे जितने प्यारे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में भी मेरा ड्यूटी पड़ेगा, लेकिन हम हेल्प चोरी नहीं कीजिए, यहाँ पढ़ के आ जाइए। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसमें कोई टीचर गाइडिंग कर रहे हैं, तो प्रश्न की भाषा आप वहाँ तो कुछ भी नहीं पूछना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न की भाषा थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्या पूछना चाहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था शून्योत्तर हल, कहाँ गया? अच्छा उधर था। मान लीजिए भाषा था अद्वितीय हल, इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश आसान होता है, यूनिक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो उसमें एक एक वर्ड पूछेगा, लेकिन हिंदी में घुमा देता है। तो इसलिए आप मन से तैयारी कीजिए, और मन से मार्क्स लाइए, और पढ़ाई के दम पे लाइए, चोरी के दम पे नहीं। मैं तो जिस रूम में रहता हूँ चोरी भूल ही जाइए, डकैती होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं है। आगे देखिए यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। फिर से एक बार ये केस तीनों बता दे रहा हूँ। पहला केस a1/a2 इज इक्वल टू b, पहला केस कोई भी केस पहले लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, अनंत हल, समीकरण संगत होगा, आश्रित होगा, आश्रित, अरे यार थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है, देख लेता हूँ आश्रित कैसे लिखा है, आप देख लीजिएगा। आश्रित, आश्रित होगा, और ग्राफ का जो लाइन होगा वो एक दूसरे पे अर्धयारोपित यानी संपाती होगा। दूसरा केस कहता है a1/a2 बराबर अगर नहीं होगा b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा। तो ऐसे कर दीजिएगा, यानी केवल एक हल, केवल एक हल, और ये भी समीकरण संगत होगा। ग्राफ का लाइन प्रतिच्छेदी होगा किसी एक ही बिंदु पे, याद रखिएगा।
तीसरा केस कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसकी ग्राफ की लाइन कैसी होंगी, तो समांतर होंगी, ठीक है। और ये असंगत समीकरण होगा। क्या होगा? ये समीकरण कैसा होगा? तो असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये तीनों केस आप लोग अगर याद रखते हैं तो समझिए कि कंपटीशन में 1 से 2 प्रश्न, और जो मैं प्रश्न कराऊंगा मॉडल सेट में, जो मैं सॉल्यूशन करने की तरीका बताया, इसका 3-4 तरीका है। ब्रज गुणन विधि, विस्थापन विधि, और ये जिसको आप प्रतिलोम विधि भी कह सकते हैं, अनुपात विधि। तो ये सारी विधियां हैं इसके सॉल्यूशन का, लेकिन हमको तो किसी एक से मतलब, उसके बाद लास्ट में ब्रह्मास्त्र होगा ऑप्शन विधि। ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से आंसर मार के निकल जाइए, विधि से क्या मतलब है हमको। 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर का काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेथड थोड़े बनाएंगे। लेकिन 10th वाले मेथड जो मैंने बताया, उस मेथड के कंडीशन अगर लगा दिया है एग्जामिनर, तो कंडीशन से आपको बनाना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। भीड़ देखकर भीड़ में ना जाएं, आए इस चैनल पे और बहुत कुछ पाएं।